झनक की बरसी पर ऋषि ने किया कुछ ऐसा, अनिरुद्ध के उड़े होश। दोस्तों, आज नैना टीवी पर मैं नैना शो झनक की उस अनकही दास्तान के पन्ने पलटने जा रही हूं, जहां रिश्तों की मर्यादा और बीते हुए कल का दर्द एक दूसरे से टकराने वाला है। कहानी उस तूफानी सुबह से शुरू होती है जब शहर का मौसम और एसपी ऋषि के दिल का हाल दोनों एक जैसे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ऋषि के सीने में यादों का जो सैलाब उमड़ रहा था, उसका शोर उस बारिश से कहीं ज्यादा था। आज की तारीख ऋषि के लिए सिर्फ कैलेंडर पर बदला हुआ एक दिन नहीं थी, बल्कि ये वो मनहूस तारीख थी जब झनक, नूतन की वो बेटी जिसने कभी ऋषि के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाया था, इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। ऋषि आज भी अपनी वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें अपनी वर्दी पर लगे मेडल या सितारों पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों में छिपी उस बेबसी पर थीं जिसे वो दुनिया, खासकर अपनी पत्नी अदिति और अपने ससुराल वालों अनिरुद्ध और अर्शी से छिपाने की कोशिश कर रहा था। ऋषि जानता था कि आज उसे बहुत संभल कर रहना होगा। घर में अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की लाडली है और अब ऋषि की धर्मपत्नी है, सुबह की चाय लेकर आती है। अदिति के चेहरे पर एक सुकून है। वो अपने पति पर जान छिड़कती है, ये जाने बिना कि उसका पति आज शारीरिक रूप से वहां होकर भी मानसिक रूप से अपनी मर चुकी एक्स वाइफ झनक के पास है। ऋषि अदिति को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। एक पुलिस वाला होने के नाते ऋषि झूठ बोलने और राज छिपाने में माहिर हो चुका है, लेकिन आज उसका झूठ उसकी जुबान पर लड़खड़ा रहा था। उसने अदिति से कहा कि आज थाने में बहुत ज़रूरी काम है, एक हाई प्रोफाइल केस की फाइल निपटाने के लिए उसे जल्दी निकलना होगा और शायद लौटने में देर हो जाए। अदिति, जो अपने पति की ड्यूटी और ईमानदारी की इज्जत करती है, बिना कोई सवाल किए उसे जाने देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ऋषि जिस केस को निपटाने जा रहा है वो कोई पुलिस फाइल नहीं, बल्कि उसके दिल का वो नासूर है जो हर साल आज के दिन हरा हो जाता है। ऋषि अपनी जीप लेकर घर से निकलता है। अनिरुद्ध और अर्शी का घर, यानी उसका ससुराल, शहर के पौष इलाके में है। जैसे ही ऋषि की गाड़ी बंगले के गेट से बाहर निकलती है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन आज उसकी मंजिल पुलिस स्टेशन नहीं थी। वो शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ी के पीछे बने उस पुराने शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ की शांति उसे अपने पापों और पछतावे के साथ अकेले रहने का मौका देती थी। रस्ते भर ऋषि की आंखों के सामने झनक का चेहरा घूमता रहा। वो झनक जो नूतन की परछाई थी, जिसकी सादगी ने कभी ऋषि को अपना दीवाना बनाया था। ऋषि स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ता है कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे हालात ने, गलत फहमियों ने और शायद उसकी अपनी बुज़दिली ने झनक को उससे दूर कर दिया था। और आज जब वो अदिति के साथ अपनी नई दुनिया बसा चुका है, तब भी झनक की रूह उसे चैन से जीने नहीं देती। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोस, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें सिर्फ अपनी बेटी अदिति की खुशी प्यारी है, इत्तेफाक से उसी रास्ते पर अपनी कार से गुजर रहे थे। अनिरुद्ध को एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन तभी उनकी नज़र एक जानी पहचानी पुलिस जीप पर पड़ी। अनिरुद्ध की तेज नज़रें तुरंत पहचान गईं कि ये उनके दामाद ऋषि की गाड़ी है। माथे पर शिकन पड़ गई, क्योंकि अनिरुद्ध जानते थे कि पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता दाईं तरफ मुड़ता है, जबकि ऋषि की जीप शहर से बाहर जाने वाले सुनसान रास्ते पर जा रही थी। एक पिता का दिल वैसे भी अपनी बेटी को लेकर हमेशा आशंकित रहता है। अनिरुद्ध के मन में सवाल उठे कि आखिर ऋषि झूठ बोलकर कहाँ जा रहा है। क्या वो किसी खतरे में है, या फिर कोई ऐसी बात है जो वो अदिति और पूरे परिवार से छिपा रहा है। इसी शक के चलते अनिरुद्ध ने अपनी मीटिंग कैंसिल की और अपने ड्राइवर को ऋषि की जीप का पीछा करने का इशारा किया, लेकिन बहुत ही सावधानी से, ताकि ऋषि को भनक न लगे। बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अभी भी घिरे हुए थे, जैसे आज कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। ऋषि की गाड़ी उस पुराने मंदिर के पास रुकी। ये मंदिर बहुत ही एकांत में था, जहां आमतौर पर लोग कम ही आते थे। अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी को काफी पीछे रोका और पैदल ही पेड़ों की आड़ लेते हुए मंदिर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उसका दामाद, जो शहर का एक निडर एसपी है, आज एक आम इंसान की तरह कंधे झुकाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऋषि के हाथ में पूजा की थाली थी और उसमें वो सामग्री थी जो आमतौर पर शुभ कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए इस्तेमाल की जाती है। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषि यहाँ किसके लिए आया है।
क्या उसके परिवार में किसी की बरसी है जिसके बारे में बसु परिवार को नहीं बताया गया? मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर ऋषि पंडित जी के सामने बैठ गया। अनिरुद्ध एक खंबे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। माहौल में मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजने लगी। पंडित जी ने जब संकल्प लेने के लिए नाम पूछा तो ऋषि की आवाज कांप उठी। उसने भारी गले से जो नाम लिया, वो नाम सुनते ही खंबे के पीछे खड़े अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि ने कहा था, झनक, मेरी धर्मपत्नी झनक की आत्म शांति के लिए। ये शब्द अनिरुद्ध के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। झनक, वही नूतन की बेटी जिसे वो लोग कब भुला चुके थे, और ऋषि आज भी उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे रहा है, जबकि उसकी शादी अनिरुद्ध की बेटी अदिति से हो चुकी है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये अदिति के वजूद, उसके सिंदूर और उसके विश्वास पर एक करारा तमाचा था। अनिरुद्ध की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी बेटी एक बहुत बड़े धोखे में जी रही है। ऋषि अभी भी अतीत में जी रहा है, वो भी उस औरत के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है। अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चाहता था कि अभी जाकर ऋषि का गिरेबान पकड़े और पूछे कि अगर झनक ही उसकी पत्नी थी तो अदिति कौन है? क्या अदिति सिर्फ एक समझौता है? लेकिन अनिरुद्ध रुका रहा। वो देखना चाहता था कि ऋषि और क्या करता है। वो जानना चाहता था कि इस धोखे की जड़ें कितनी गहरी हैं। उधर ऋषि दुनिया से बेखबर झनक की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी हर गलती, हर उस पल की माफी मांग रहा था जब वो झनक का साथ नहीं दे पाया था। ऋषि का ये रूप, एक टूटे हुए प्रेमी का रूप, अनिरुद्ध के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठियां भींचनी। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी बेटी की हंसती खेलती गृहस्थी एक झूठ के पहाड़ पर खड़ी नजर आ रही थी। दोस्तों, कहानी का ये हिस्सा और भी ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि मंदिर की घंटी की गूंज के साथ साथ अब बसु परिवार की शांति भंग होने का शंखनाद हो चुका है। मैं नैना टीवी पर आपको आगे की उस कड़ी से जोड़ती हूँ जहां अनिरुद्ध का गुस्सा अब लावे की तरह उबल रहा था। मंदिर के खंबे के पीछे खड़ा अनिरुद्ध अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका दामाद, जिसे उसने अपनी पलकों पर बिठाया था, वो भगवान के सामने बैठकर इतना बड़ा झूठ जी रहा है। ऋषि पूजा समाप्त कर चुका था। पंडित जी ने उसके माथे पर तिलक लगाया, लेकिन वो तिलक विजय का नहीं बल्कि एक अधूरे इश्क का प्रतीक लग रहा था। ऋषि ने झनक की तस्वीर को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपनी सबसे कीमती दौलत को दुनिया की नज़रों से छुपाता है। अनिरुद्ध देख रहा था कि कैसे एक सख्त पुलिस वाला, जो अपराधियों के सामने पत्थर बन जाता है, आज एक मरे हुए अतीत के सामने मोम की तरह पिघल रहा था। ऋषि वहां बुदबुदा रहा था। शायद वो झनक से वादा कर रहा था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसके दिल में झनक की जगह कोई नहीं ले सकता, न अदिति न कोई और। ये अनकहा वचन अनिरुद्ध के लिए किसी खंजर से कम नहीं था। जैसे ही ऋषि वहां से जाने के लिए बढ़ा, अनिरुद्ध ने अपनी सांसें रोक लीं। वो नहीं चाहता था कि अभी इसी वक्त आमना सामना हो। अनिरुद्ध एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह जानता था कि कच्चा खेल खेलने से कोई फायदा नहीं है। उसे ऋषि को बेनकाब करने के लिए ठोस सबूत और सही वक्त की जरूरत थी। ऋषि ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया, मानो अपने आंसुओं और अपने असली चेहरे को फिर से उस खाकी वर्दी के रौब के पीछे छिपा रहा हो। उसके जाते ही अनिरुद्ध छाया से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादे फौलादी हो चुके थे। वो सीधा उस वेदी के पास गया जहां अभी अभी ऋषि ने पूजा की थी। वहां हवन कुंड की आग अभी भी धधक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनिरुद्ध के सीने में प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसकी नज़र वहां रखे एक रजिस्टर पर पड़ी, जिसमें मंदिर में आने वाले यजमानों का ब्यौरा लिखा जाता था। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और वहां जो लिखा था उसने उसकी बची खुची उम्मीद को भी तोड़ दिया। वहां साफ अक्षरों में लिखा था, ऋषि, पति स्वर्गीय झनक। अदिति का नाम वहां कहीं नहीं था। ऋषि की अर्धांगिनी के रूप में आज भी झनक का ही नाम दर्ज था। अनिरुद्ध ने उस पन्ने की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। ये वो पहला सबूत था जो ऋषि की दोहरी जिंदगी की गवाही देने वाला था। उधर बसु हाउस में मौसम का मिजाज भी बदल रहा था। अदिति को न जाने क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। कहते हैं ना, पत्नी का दिल आने वाले संकट को पहले ही भांप लेता है। वो बार बार घड़ी देख रही थी और बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। अर्शी, जो अपनी सोशलाइट लाइफ में व्यस्त थी, उसने अदिति की बेचैनी को नोटिस किया।
अर्शी ने मजाक में कहा भी कि पुलिस वालों की बीवियों को इतना कमजोर दिल नहीं रखना चाहिए, लेकिन अदिति को लग रहा था कि आज बात ड्यूटी की नहीं, कुछ और है। तभी घर के पोर्च में अनिरुद्ध की गाड़ी रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और अनिरुद्ध के कदमों की आहट में वो सामान्य ठहराव नहीं था। अनिरुद्ध घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। बारिश की बूंदें उसके कोट पर थीं, लेकिन पसीना उसके माथे पर झलक रहा था। अर्शी और अदिति दोनों ही उसे देखकर चौंक गई। अर्शी ने आगे बढ़कर पूछा कि मीटिंग कैसी रही, लेकिन अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सीधे अदिति पर गड़ी थीं। उन नज़रों में अपनी बेटी के लिए अपार करुणा और दामाद के लिए बेइंतहा नफरत थी। वो सोच रहा था कि जिस बेटी को उसने फूलों की तरह पाला, आज उसका सुहाग एक छलावा मात्र है। इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ बोल पाता या अदिति अपने पिता का हाल पूछ पाती, बाहर फिर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। ये सायरन वाली जीप थी। एसपी ऋषि वापस आ गया था। घर का माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। ऋषि अंदर आया, पूरी तरह से भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर वही रटा रटाया सुकून और आत्मविश्वास। उसने आते ही अर्शी और अनिरुद्ध को नमस्ते किया और अदिति की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला कि एक एनकाउंटर के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना पड़ा था और बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं था। अदिति, जो अपने पति को सही सलामत देखकर खुश हो गई थी, दौड़कर उसके लिए तौलिया लेने गई, लेकिन अनिरुद्ध वहां बुत बनकर खड़ा था। वो देख रहा था कि ऋषि कितनी आसानी से बिना पलक झपकाए अपनी पत्नी और ससुराल वालों की आंखों में धूल झोंक रहा है। ऋषि का ये पाखंड अनिरुद्ध के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। अनिरुद्ध के मन में आया कि अभी सबके सामने उस रजिस्टर की फोटो दिखा दे और चिल्लाकर कहे कि ये आदमी धोखेबाज है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे याद आया कि अदिति अभी इस झटके को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। अगर उसने अभी सच उगला तो ऋषि कोई ना कोई बहाना बना लेगा या पुलिस केस का हवाला देकर बात घुमा देगा। शाम ढलते ढलते घर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। ऋषि अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। अनिरुद्ध अपनी स्टडी में बैठा था। हाथ में वो मोबाइल था जिसमें ऋषि के धोखे का सबूत था। तभी अर्शी वहां आई। अर्शी, जो अनिरुद्ध को बरसों से जानती थी, समझ गई थी कि मामला बिजनेस का नहीं बल्कि परिवार का है। उसने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखा। अब अनिरुद्ध और नहीं छिपा सका। उसने दबी आवाज में अर्शी को बताया कि आज उसने ऋषि को कहाँ और किस हालत में देखा था। उसने बताया कि कैसे ऋषि आज भी झनक को अपनी पत्नी मानता है और अदिति उसके लिए सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी भर है। अर्शी के पैरों तले से जमीन निकल गई। अर्शी, जिसे अपने रुतबे और अपनी बेटी की परफेक्ट लाइफ पर गम था, उसका गुरूर चकनाचूर हो गया। झनक, वही लड़की जिसे अर्शी ने हमेशा नीची नज़र से देखा, नूतन की वो बेटी जिससे वो नफरत करती थी, आज मरने के बाद भी उसकी बेटी की सौतन बनी बैठी थी। अर्शी का गुस्सा अनिरुद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की आग थी। उसने अनिरुद्ध से कहा कि अब रोने का वक्त नहीं है, अब उस झनक के भूत को हमेशा के लिए दफनाने का वक्त है और ऋषि को उसकी औकात दिखाने का। रात के खाने की मेज पर माहौल बेहद अजीब था। अदिति खुश होकर ऋषि को खाना परोस रही थी, जबकि ऋषि, जो अंदर ही अंदर अपने ही द्वंद्व से जूझ रहा था, खामोशी से खा रहा था। अनिरुद्ध और अर्शी एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक मूक समझौता हो चुका था। वे दोनों अब ऋषि की हर हरकत पर नजर रखने वाले थे। तभी ऋषि का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसका रंग उड़ गया। उसने तुरंत फोन काट दिया और बहाना बनाया कि स्पैम कॉल है, लेकिन नैना टीवी के दर्शकों, वो स्पैम कॉल नहीं थी। अनिरुद्ध ने, जो बगल में ही बैठा था, स्क्रीन पर एक झलक देख ली थी। वो नंबर सेव नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध की याददाश्त तेज थी। ये वही नंबर था जो नूतन के पुराने घर का लैंडलाइन हुआ करता था। एक मरे हुए इंसान के घर से कॉल, या फिर झनक का कोई अतीत अब भी जिंदा है? ऋषि की घबराहट साफ बता रही थी कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ऋषि ने खाना बीच में ही छोड़ा और कहा कि उसे अर्जेंट हेडक्वार्टर जाना है। अदिति मायूस हो गई, लेकिन ऋषि रुका नहीं। वो तूफान की तरह आया था और तूफान की तरह ही चला गया। लेकिन इस बार अनिरुद्ध और अर्शी उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाले थे। अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। अर्शी ने भी साथ चलने की जिद की। उन्होंने अदिति से झूठ बोला कि वे दोनों वॉक पर जा रहे हैं। असल में आज की रात झनक शो के इतिहास की सबसे काली रात होने वाली थी।
ऋषि अपनी जीप में बैठकर पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। वो शहर के उस पुराने वीरान इलाके की तरफ जा रहा था जहां नूतन का पुराना पुश्तैनी घर था, जो अब खंडहर बन चुका था। अनिरुद्ध और अर्शी ऋषि से काफी पीछे अपनी गाड़ी की हेडलाइट बुझाकर उसका पीछा कर रहे थे। ऋषि उस खंडहर के सामने रुका। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। बिजली की कड़कड़ाहट में उस पुराने घर का ढांचा और भी डरावना लग रहा था। ऋषि गाड़ी से उतरा और उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो उस टूटे हुए गेट को धकेलकर अंदर चला गया। अनिरुद्ध और अर्शी ने अपनी गाड़ी दूर रोकी और पैदल ही कीचड़ से मने रास्ते पर आगे बढ़े। वे जानना चाहते थे कि आखिर ऋषि अपनी मरी हुई एक्स वाइफ के बंद घर में इतनी रात को क्या करने आया है। क्या वहां सिर्फ यादें हैं या कोई ऐसा सच छिपा है जो सबकी जिंदगी तबाह कर देगा। खंडहर के अंदर ऋषि एक कमरे की ओर बढ़ा जहां एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। अनिरुद्ध और अर्शी टूटी हुई खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां ऋषि अकेला नहीं था, वहां एक साया था, एक औरत की परछाई जो दीवार पर पड़ रही थी। ऋषि उस परछाई से बात कर रहा था। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मत कॉल करना, अगर अदिति या घर वालों को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऋषि की ये बात सुनकर अर्शी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कौन है जिससे ऋषि छिपकर मिल रहा है? क्या झनक जिंदा है या ऋषि किसी और औरत के साथ अदिति को धोखा दे रहा है? अनिरुद्ध ने अर्शी का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब वक्त आ गया था कि इस खेल का पर्दाफाश किया जाए। लेकिन तभी उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई। बिजली चमकी और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा देखकर अर्शी की चीख निकल गई, जिसे दबाने के लिए उसने अपना मुंह अपने पल्लू से ढक लिया। वो चेहरा झनक का नहीं था, लेकिन झनक जैसा ही कुछ और ही रहस्य था। क्या ये ऋषि का कोई गहरा षड्यंत्र है? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है। दोस्तों, कहानी के इस निर्णायक और सबसे विस्फोटक हिस्से में आपका स्वागत है। मैं नैना टीवी पर उस राज से पर्दा उठाने जा रही हूं जिसने बसु परिवार की नींदें हराम कर दी हैं। अर्शी की चीख और अनिरुद्ध के कांपते हाथों ने उस खंडहर में दबे तूफान को जगा दिया था। अर्शी ने जिस चेहरे को देखा था वो पहली नज़र में झनक का लगा, लेकिन जब बिजली दोबारा चमकी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वो औरत झनक नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ल सूरत झनक से काफ़ी मिलती जुलती थी। शायद कोई दूर की रिश्तेदार या फिर कुदरत का कोई अजीब खेल। लेकिन असली झटका ये नहीं था कि वो औरत कौन है। असली झटका वो था जो उस औरत की गोद में था, जिसे उसने अपने आंचल में छिपा रखा था। अनिरुद्ध, जो अब तक धैर्य का बांध साधे हुए था, अपना आपा खो बैठा। उसने बिना एक पल गंवाए उस सड़े गले लकड़ी के दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर खोल दिया। कमरे के अंदर का मंजर किसी भी पिता के लिए दिल दहला देने वाला था। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस अफसर है, उस अनजान औरत के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, और अनिरुद्ध अर्शी को अचानक वहां देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऋषि ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर को टेबल पर पटक दिया और हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा। पापा, आप यहाँ? आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध सुनने के मूड में नहीं था। उसने आगे बढ़कर ऋषि का गिरेबान पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। गद्दार! अनिरुद्ध की आवाज़ उस खाली खंडहर में गूंज उठी। मेरी बेटी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, और तुम यहाँ इस औरत के साथ अपनी मरी हुई बीवी के नाम पर अय्याशी कर रहे हो। अर्शी भी पीछे नहीं थी। वो उस औरत की तरफ लपकी। कौन है तू, और मेरे दामाद को अपने जाल में फंसाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अर्शी ने उस औरत का घूंघट खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी ऋषि जोर से चिल्लाया, रुक जाइए मॉम, उसे हाथ मत लगाइएगा। ऋषि की आवाज में एक ऐसी चेतावनी थी जिसने अर्शी के कदम रोक दिए। ऋषि ने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये औरत मेरी प्रेमिका नहीं है, ये एक आया यानी नैनी है। आया? अनिरुद्ध और अर्शी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऋषि ने धीरे से उस औरत को इशारा किया। वो औरत, जो डर के मारे कांप रही थी, उसने अपनी बाहों से कपड़ा हटाया। वहां उसकी गोद में लगभग 1 साल का एक मासूम बच्चा सो रहा था। उस बच्चे को देखते ही अर्शी और अनिरुद्ध की सांसें अटक गईं। बच्चे के नैन नक्श, उसकी मासूमियत, सब कुछ चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। वो बच्चा ऋषि की कार्बन कॉपी था, लेकिन उसकी आंखों की बनावट वो बिल्कुल झनक जैसी थी। ये मेरी और झनक की बेटी है, ऋषि ने सर झुकाकर दबी हुई आवाज में कबूल किया। ये सच वहां एक बम की तरह गिरा। अनिरुद्ध का लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो।
ऋषि ने आगे बताया कि झनक की मौत से ठीक पहले इस बच्चे का जन्म हुआ था। झनक के दुश्मनों और समाज के डर से और अदिति के साथ अपनी नई शुरुआत को बचाने के लिए ऋषि ने इस बच्चे को दुनिया से छिपा दिया था। वो जानता था कि अर्शी कभी भी झनक के खून को स्वीकार नहीं करेगी और अदिति का दिल टूट जाएगा। इसलिए एक पिता होने के नाते वो अपनी ही बेटी से चोरों की तरह मिलता था। इस वीरान खंडहर में दुनिया की नज़रों से दूर एसपी ऋषि अपनी उस जिम्मेदारी को निभा रहा था जिसे वो दुनिया के सामने अपना नहीं सकता था। वो औरत जिसे अर्शी ने सौतन समझा था, वो महज उस बच्ची की देखभाल करने वाली दाई थी जिसे ऋषि ने पैसे देकर वहां रखा था। अनिरुद्ध का गुस्सा अब नफरत और बेबसी में बदल चुका था। तुमने इतना बड़ा सच हमसे छिपाया ऋषि। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी बेटी अदिति की जिंदगी को एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। जिस दिन उसे पता चलेगा कि तुम आज भी झनक की निशानी को सीने से लगाए घूम रहे हो, वो जीते जी मर जाएगी। अर्शी, जो अब तक सदमे में थी, अचानक आक्रामक हो गई। ये बच्ची इस घर में कभी नहीं आएगी। अर्शी ने फैसला सुना दिया। झनक ने जीते जी हमारी नाक में दम किया था, अब उसकी बेटी मेरी अदिति का घर बर्बाद नहीं करेगी। ऋषि, तुम्हें आज और अभी फैसला करना होगा। या तो तुम इस नाजायज अतीत को यहीं दफना दो और अदिति के पास चलो, या फिर अपनी वर्दी और इस बच्ची के साथ यहीं सड़ते रहो। बसु परिवार से तुम्हारा रिश्ता खत्म समझो। माहौल तनावपूर्ण था। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। ऋषि की आंखों में आंसू थे। वो अपनी नन्ही सी बेटी को देख रहा था जो इस शोर शराबे में जाग चुकी थी और रोने लगी थी। एक तरफ उसकी वो बेटी थी जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अदिति जिसने उसे बेइंतहा प्यार दिया था। ऋषि धर्म संकट में फंसा था, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ठीक उसी पल खंडहर के टूटे हुए दरवाजे पर एक और परछाई दिखाई दी। बिजली कड़की और रोशनी उस चेहरे पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि अदिति थी। अदिति, जिसे अनिरुद्ध और अर्शी ने घर पर वॉक का बहाना बनाकर छोड़ा था, उसे शक हो गया था और वो दूसरी चाबी लेकर अपनी कार से उनके पीछे पीछे आ गई थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, और उसकी नजरें सीधे ऋषि और उस बच्ची पर टिकी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। अनिरुद्ध और अर्शी उसे वहां देखकर सन्न रह गए। अदिति, ऋषि के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अदिति की आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस एक डरावनी शून्यता थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपने माता पिता और पति को पार करते हुए सीधे उस बच्ची के पास गई। उसने उस दाई की गोद से बच्चे को अपनी बाहों में लिया। सबने अपनी सांसें रोक ली। अर्शी को लगा कि अदिति गुस्से में बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अदिति ने उस बच्चे को गौर से देखा, उस बच्चे के माथे को चूमा और ऋषि की तरफ मुड़कर जो कहा, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। झूठ की उम्र कम होती है ऋषि, काश तुमने मुझ पर भरोसा किया होता। ये बच्ची पाप नहीं है, ये एक मासूम जान है, लेकिन तुमने मुझसे ये सच छिपाकर मेरे प्यार का कत्ल किया है। अदिति ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। पापा, चलिए, अब इस घर में और इस रिश्ते में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। अदिति ने बच्चे को वापस दाई को सौंपा और अपनी अंगूठी निकालकर वहीं जमीन पर फेंक दी। वो वहां से मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। ऋषि उसके पीछे भागा। अदिति, मेरी बात सुनो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनिरुद्ध और अर्शी ने ऋषि को हिकारत भरी नजरों से देखा और अपनी बेटी के पीछे चले गए। ऋषि उस खंडहर में अकेला रह गया, एक हाथ में रोती हुई बच्ची और दूसरे हाथ में अपनी टूटी हुई शादी की निशानी। नैना टीवी के दर्शकों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है एक सवाल के साथ कि क्या ऋषि अब अपनी पत्नी को मना पाएगा, या झनक का ये आखिरी राज बसु परिवार और ऋषि की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। क्या अदिति उस बच्ची को कभी अपना पाएगी, या ये नफरत की एक नई कहानी की शुरुआत है? शो के मेकर्स ने इस ट्रैक के साथ साबित कर दिया है कि आने वाले एपिसोड्स में इमोशन और ड्रामा का डबल डोज मिलने वाला है। अगर आपको मेरी ये स्क्रिप्ट और एनालिसिस पसंद आई हो तो कमेंट्स में टीम अदिति या टीम ऋषि लिखकर अपनी राय जरूर दें। मैं हूं नैना, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए नैना टीवी। धन्यवाद।